नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल, और हम दिए गए स्रोतों को लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं। तो चलिए हमारी चर्चा की शुरुआत इस चित्र से होती है जिसमें 3 अलग-अलग तरह के कामगार दिखाए गए हैं। एक महिला किसान है दरांती और फसल के साथ, एक फैक्ट्री में काम करने वाले मैकेनिक है और एक ऑफिस में काम करने वाली महिला। हाँ, और ये तीनों चित्र हमारी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्रों मतलब सेक्टर्स को ही दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए स्लाइड का शीर्षक पढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। पहले क्षेत्रक से शुरू करते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है। परिभाषा है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी। इसका मतलब बहुत सरल है। जब हम सीधे प्रकृति मतलब नेचर से मिली चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। जैसे जमीन पर खेती करना। हाँ, या पशुओं से दूध लेना या फिर मछली पकड़ना, ये सब। इसीलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। एकदम सही। अच्छा, अब आते हैं द्वितीय क्षेत्रक पर। परिभाषा है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अन्य रूपों में बदलना। उदाहरण के लिए गन्ने से चीनी बनाना, मिट्टी से ईंट या कपास से कपड़ा बनाना। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम प्राथमिक क्षेत्रक से मिली चीजों को कारखानों में एक नई वस्तु में बदल रहे हैं। बिल्कुल। जैसे खेत से गन्ना मिला और फैक्ट्री में उसकी चीनी बन गई। इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं। सही बात है। और फिर तीसरा है तृतीय क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर। हाँ, इसकी परिभाषा है कि ये वस्तुएं नहीं बनाते बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये सेवाएं हैं। मतलब ये कोई सामान नहीं बनाते? नहीं। उदाहरण के लिए परिवहन, बैंकिंग, शिक्षक, डॉक्टर, ये सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ये पहले 2 क्षेत्रकों की मदद भी करते हैं। जैसे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये पैसों की लेन देन के लिए बैंक की जरूरत, ये सब सेवाएं हैं। यहाँ एक चित्र में दिखाया भी गया है कि कैसे गन्ना, जो प्राथमिक क्षेत्रक का है, एक फैक्ट्री यानी द्वितीय क्षेत्रक में जाता है और फिर ट्रक, जो कि तृतीय क्षेत्रक का हिस्सा है, उसके जरिए दुकान तक पहुंचता है। तो ये दिखाता है कि तीनों क्षेत्र कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल। जैसे स्थिति 1 को देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर किसान चीनी मिल को गन्ना बेचने से ही मना कर दें तो क्या होगा? तो मिल बंद हो जाएगी, जाहिर है। हाँ, तो निष्कर्ष ये है कि औद्योगिक क्षेत्रक कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के लिए किसानों पर निर्भर है। बिल्कुल साफ है। अगर फैक्ट्री को कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो वो उत्पादन कैसे करेगी? सही। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर ट्रक वाले हड़ताल कर दें। अच्छा। तो गांव से सब्जियां शहर नहीं पहुंच पाएंगी और किसान को नुकसान होगा। हाँ, उसकी फसल तो खेत में ही रह जाएगी। तो इसका निष्कर्ष है कि प्राथमिक क्षेत्रक अपना सामान बेचने के लिए सेवा क्षेत्रक यानी परिवहन पर निर्भर है। मतलब किसान फसल उगा तो लेगा, लेकिन अगर उसे बाजार तक पहुंचाने का साधन ही नहीं होगा तो उसकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये निर्भरता तो साफ दिखती है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी। जी, जीडीपी। इसकी परिभाषा है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। मतलब एक साल के अंदर देश में बने सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की कुल कीमत। हाँ, और यह देश की अर्थव्यवस्था की विशालता बताता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। यहाँ एक बिस्किट का उदाहरण दिया गया है। नियम यह है कि जीडीपी की गणना में सिर्फ अंतिम वस्तु यानी फाइनल गुड्स को ही गिना जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे एक बिस्किट का पैकेट अगर 80 रुपए का है तो वो अंतिम वस्तु है। ठीक है। तर्क ये है कि इसमें आटा और चीनी का मूल्य पहले से शामिल है। अगर हम आटे को अलग से जोड़ेंगे तो एक ही चीज का दाम 2 बार जुड़ जाएगा। हाँ, इसे दोहरी गिनती की समस्या कहते हैं। हम बिस्कुट की कीमत में आटे और चीनी की कीमत को अलग से नहीं जोड़ते क्योंकि वो तो पहले से ही बिस्कुट की कीमत में शामिल है। इससे हम दोहरी गिनती से बच जाते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं क्षेत्रकों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन की।
यहाँ एक तीर के जरिए 3 चरण दिखाए गए हैं। पहले हल से खेत, फिर फैक्ट्री और फिर ऊंची इमारतें। विकास का सफर। हाँ। चरण 1 आरंभिक विकास की शुरुआत में प्राथमिक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण था। अधिकांश लोग खेती करते थे। सही बात है। पहले के समय में ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था खेती पर ही टिकी थी। फिर आया चरण 2 औद्योगिक क्रांति। हाँ। कारखाने आए और उत्पादन बढ़ा। द्वितीय क्षेत्रक यानी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण हो गया। लोग खेतों से कारखानों में आए। हाँ, मशीनें आईं, फैक्ट्रियां लगीं और लोग गांव छोड़कर शहरों में कारखानों में काम करने लगे। और फिर आता है चरण 3 वर्तमान। पिछले 100 वर्षों में तृतीयक यानी सेवा क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। अधिकांश लोग अब सेवाओं सर्विसेज में नियोजित हैं। और आज के समय में ज्यादातर विकसित देशों में यही है। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा है। लोग अब ऑफिस, बैंक, स्कूल जैसी जगहों पर ज्यादा काम करते हैं। तो भारत में भी सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत बड़ा है। इसके 4 कारण बताए गए हैं। क्या क्या है वो? पहला है बुनियादी सेवाएं। देश में अस्पताल, स्कूल, बैंक, कचहरी, रक्षा, परिवहन की मांग बढ़ी है और ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, किसी भी देश को चलाने के लिए इन बेसिक सर्विसेज की जरूरत तो होती ही है। दूसरा कारण है कृषि उद्योग का विकास। खेती और उद्योग बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और व्यापार की मांग अपने आप बढ़ेगी। ये तो सीधा कनेक्शन है। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो उसे रखने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ज्यादा सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है आय बढ़ना, मतलब इनकम का बढ़ना। लोगों की आय बढ़ने पर वे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों की मांग करते हैं। बिल्कुल। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो वो अपनी जरूरतों के अलावा आराम और मनोरंजन पर भी खर्च करते हैं, जो कि सर्विस सेक्टर का ही हिस्सा है। और चौथा कारण है नई तकनीक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, मतलब IT, कॉल सेंटर, इंटरनेट, इन सब का विस्तार हुआ है। हाँ, पिछले कुछ दशकों में तो कंप्यूटर और इंटरनेट ने कई नई तरह की नौकरियां पैदा की हैं, जो सभी की सभी सेवा क्षेत्रक में ही आती हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब स्थिति पैदा होती है, GDP बनाम रोजगार। हाँ, ये भारत की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। यहाँ 2 पाई चार्ट दिए गए हैं। पहला है GDP में हिस्सेदारी का। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा बैंगनी रंग का तृतीय क्षेत्रक का है। इसका मतलब है कि देश की कमाई में सबसे बड़ा योगदान सर्विस सेक्टर का है। लेकिन फिर हम दूसरा चार्ट देखते हैं रोजगार में हिस्सेदारी का। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा नारंगी रंग का है, जो प्राथमिक क्षेत्रक का है। मतलब नौकरियां सबसे ज्यादा खेती के क्षेत्र में हैं। आधे से ज्यादा लोग आज भी खेती में काम कर रहे हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कृषि क्षेत्रक में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी उत्पादकता कम है। यही मुख्य समस्या है। पैसा आ रहा है सर्विस सेक्टर से, पर ज्यादातर लोग लगे हैं कृषि में। मतलब कृषि में जितने लोगों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इसी को समझाने के लिए लक्ष्मी की कहानी दी गई है। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर जमीन है जो सिर्फ बारिश पर निर्भर है। परिवार के 5 लोग उसी खेत में काम करते हैं। अगर 2 लोगों को हटा भी दें तो खेत के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। तो इस कहानी से ये पता चलता है कि खेत में काम तो 5 लोग कर रहे हैं, पर असल में जरूरत सिर्फ 3 लोगों की है। हाँ, वो जो 2 अतिरिक्त लोग हैं वे ही छुपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। तो परिभाषा यही है कि ये 2 लोग काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। इसे अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। मतलब वे काम पर तो हैं, पर उनके काम करने से प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। और ये समस्या सिर्फ गांवों में नहीं है, शहरों में भी है। जैसे प्लम्बर, पेंटर या ठेला चलाने वाले जिन्हें रोज काम नहीं मिलता। बिल्कुल, वे भी अल्प बेरोजगारी के ही शिकार हैं। तो अतिरिक्त रोजगार कैसे पैदा करें? इसका समाधान क्या है? उपाय देखने होंगे। पहला उपाय है सिंचाई। सरकार कुआं खुदवाए या बांध बनाए तो लक्ष्मी साल में 2 फसलें उगा पाएगी और रोजगार बढ़ेगा। सीधी सी बात है, सिंचाई होगी तो किसान एक से ज्यादा फसल ले पाएगा, जिससे ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। दूसरा उपाय है परिवहन। ग्रामीण सड़कें बने और ट्रक आए तो किसान अपनी उपज शहर बेच पाएंगे। अच्छी सड़कें और ट्रांसपोर्ट होने से किसान आसानी से अपना माल बाजार तक ले जा पाएगा और उसे बेहतर दाम मिलेंगे। तीसरा है सस्ता ऋण। बैंक कम ब्याज पर कर्ज दें तो किसान समय पर बीज, खाद और उपकरण खरीद सकेंगे। बिल्कुल, समय पर और सस्ता कर्ज मिलने से किसान खेती में बेहतर निवेश कर पाएगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। और चौथा है स्थानीय उद्योग, जैसे दाल मिल, कोल्ड स्टोरेज या शहद संग्रह केंद्र खोलना। मतलब गांव के पास ही छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं ताकि खेती के अलावा भी लोगों को रोजगार मिल सके।
इसी दिशा में एक बड़ा कदम था मनरेगा 2005। हाँ, MGREGA। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और इसका उद्देश्य है काम का अधिकार, राइट टू वर्क। हाँ, ये ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के लिए है जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है। ये कानून गांव के हर उस व्यक्ति को साल में 100 दिन का काम देने की गारंटी देता है। और इसमें बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। अगर सरकार 15 दिन में रोजगार नहीं दे पाई तो भत्ता देगी। मतलब अगर सरकार काम नहीं दे पाती तो उसे घर बैठे भत्ता देना होगा। और इसमें ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे गांव का ही विकास हो। बिल्कुल, जैसे तालाब खोदना। अब आते हैं काम की शर्तों पर। संगठित बनाम असंगठित क्षेत्रक, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ कांता और कमल के दो चित्र हैं। कांता संगठित क्षेत्रक में है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होता है और नियमों का पालन करता है। इसके लाभ हैं काम के घंटे निश्चित, सवेतन छुट्टी, पीएफ, मेडिकल और सबसे बड़ी बात, नौकरी पक्की है, सुरक्षा है। तो संगठित क्षेत्र मतलब वो नौकरियां जहां सरकारी नियम कानून लागू होते हैं, नौकरी की सुरक्षा होती है और कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। और दूसरी तरफ है कमल, जो असंगठित क्षेत्रक में है। ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है। नियम तो होते हैं पर उनका पालन नहीं होता। हाँ, और यहाँ हानि ही हानि है। कम वेतन, कोई छुट्टी नहीं, बीमारी का पैसा नहीं मिलता और कोई सुरक्षा नहीं। बिना कारण कभी भी हटाया जा सकता है। और असंगठित क्षेत्रक में यही होता है, ना नौकरी की सुरक्षा, ना कोई सुविधा। मजदूरों का शोषण होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो सवाल है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक बड़ा छाता अलग अलग तरह के मजदूरों को सुरक्षा दे रहा है। इसमें ग्रामीण इलाके के भूमिहीन किसान, छोटे किसान, कारीगर हैं। उनके लिए उपाय हैं बीज, खाद, सस्ता कर्ज। ठीक है। फिर शहरी इलाके के छोटे कारखानों के मजदूर, निर्माण श्रमिक, कबाड़ी वाले हैं। उनके लिए न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा के नियम। और सामाजिक वर्गों का भी जिक्र है। हाँ, SC/ST के लोग जो ज्यादातर इसी क्षेत्रक में हैं, उन्हें सामाजिक भेदभाव से सुरक्षा। तो मतलब ये है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए सरकार को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह से मदद करनी होगी। बिल्कुल। अब हम अध्याय के आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। हाँ, पहला है सार्वजनिक क्षेत्रक यानी पब्लिक सेक्टर। इसके मालिक सरकार होती है। हाँ, सरकार। और इसका उद्देश्य है लोक कल्याण, मतलब जनता की भलाई, जैसे रेलवे, डाकघर, BSNL। तो सार्वजनिक क्षेत्र वो कंपनियां हैं जिन्हें सरकार चलाती है और जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना होता है। और दूसरा है निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट सेक्टर। इसके मालिक निजी व्यक्ति या कंपनी होते हैं। और उनका उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना यानी प्रॉफिट। उदाहरण टिस्को मतलब टाटा और RIL यानी रिलायंस। तो इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। तो सवाल उठता है कि सार्वजनिक क्षेत्रक यानी सरकार की जरूरत क्यों है? ये एक अच्छा सवाल है। पहला कारण है भारी खर्च। बांध, बिजली घर या रेलवे बनाने में हजारों करोड़ का खर्च आता है, जो निजी कंपनियों की क्षमता से बाहर है। हाँ, कुछ बड़े कामों में इतना पैसा लगता है कि कोई एक प्राइवेट कंपनी उसे नहीं कर सकती, इसलिए सरकार को ही आगे आना पड़ता है। दूसरा कारण है सस्ती दरें। निजी कंपनियां लाभ के लिए ऊंची कीमत लेंगी। सरकार बिजली या परिवहन कम दाम पर देती है ताकि छोटे उद्योग चल सकें। ये भी बहुत जरूरी है। अगर बिजली और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी तो आम आदमी और छोटे व्यापारी उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और तीसरा और सबसे जरूरी कारण है जन कल्याण। स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हर नागरिक को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य है। जैसे राशन की दुकानों पर सस्ता अनाज देना, ये काम मुनाफे के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये जिम्मेदारी सरकार ही उठाती है। चलिए, तो अब अंत में एक नजर में पूरे अध्याय का सार देख लेते हैं। यहाँ एक माइंड मैप है। ठीक है, तो केंद्र में है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे जुड़ी मुख्य बातें हैं 3 क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर है GDP, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। फिर है मनरेगा, जो 100 दिन के काम की गारंटी है। और रोजगार, जो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्रक में है, जहां छिपी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है।
काम की शर्तों के आधार पर हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रक। और आखिर में स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का एक विस्तृत रिवीजन। हमने देखा कि ये क्षेत्र क्या हैं, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है और समय के साथ इनका महत्व कैसे बदला है। बिल्कुल। और हमने रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधानों पर भी बात की। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। क्या? हमने देखा कि कैसे समय के साथ क्षेत्रकों का महत्व बदला है, कृषि से उद्योग और फिर सेवा क्षेत्र तक का सफर। हाँ, ये तो हमने देखा। तो सोचने वाली बात ये है कि भविष्य में तकनीक के और विकास के साथ क्या कोई चौथा क्षेत्रक उभर कर सामने आएगा जो आज हम सोच भी नहीं सकते? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।